हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन पूरे मेहनत से जी जान से कर रहे हैं। पेपर बहुत नज़दीक है। तो आज हम कर रहे हैं अपनी स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन की यूनिट नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए। दो यूनिट हमने कवर कर ली थी। एक हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है, सिंपल है, थियोरेटिकल बेस है, इजी भी है, क्योंकि स्पेशल मशीन का जब भी नाम आता है तो स्पेशल मशीन का मतलब हमें मोटर जनरेटर की बात करनी है। तो स्पेसिफिक मोटर ही ली गई है इस यूनिट में, इस सब्जेक्ट में। और मोटर का हमें पता है प्रिंसिपल, सभी का एक ही प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है। बट स्पेशल मशीन क्या ऐड कर रहा है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है। तो सबके अपने अपने पर्पस है। तो माई सेल्फ निखिल श्रीवाल। चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। यूनिट फर्स्ट इंडक्शन मशीन एंड सेकंड स्टेपर मोटर्स हमारी कंप्लीट हो गई है। थर्ड वन की आज हम बात करने वाले हैं। दिस इज स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर। और क्या कह रहा है, टोटल मार्क्स इक्वल टू 70, 70 मार्क्स हमारे पूरा सब्जेक्ट बनता है ये। और ईच यूनिट कैरी कर रहा है 14 मार्क्स। चलिए, कुछ प्रीवियस ईयर दिए गए हैं मेरे। तो मोट जैसे कि हमारी यूनिट का नाम है स्विच रिलक्टेंस मोटर, तो क्वेश्चन भी आपको यही देखने के मिलेंगे। जैसे कि देखिए, फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल लीनियर स्विच रिलक्टेंस मोटर, जिसे हम शॉर्ट में एसआरएम बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है स्विच रिलक्टेंस मोटर के ऑपरेशंस ऑफ वेरियस पावर कन्वर्टर्स। फिर कह रहा है डिजाइन कंस्ट्रक्शन स्टेटर पोर्क आर्क या रोटर टूथ आर्क स्विच रिलक्टेंस मोटर। कंस्ट्रक्शन फीचर और लीनियर एसआरएम मोटर। टॉर्क प्रोडक्शन या टॉर्क इक्वेशन या करेक्टरिस्टिक्स। और लास्ट कह रहा है परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक मेथड ऑफ रोटर पोजिशन सेंसर एंड सेंसरलेस ऑपरेशन स्विच रिलक्टेंस मोटर। मतलब स्विच रिलक्टेंस मोटर को हमें इतना डीपली जान लेना है, कोई भी उसका क्वेश्चन बनता है तो छूट ना पाए। तो करते हैं इस लेक्चर में कवर कुछ क्वेश्चंस को। तो हमारा सीक्वेंस मैनर कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एसआरएम, स्विच रिलक्टेंस मोटर। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप की बात कर लेंगे। और लास्ट कर देंगे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर को लेके। हाँ, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्विच रिलक्टेंस मोटर। तो इसका कोर देख लेते हैं कहाँ से स्विच रिलक्टेंस मोटर अगर मेरा आया होगा। तो अगर मेरे पास मशीन की बात हो रही है, मोटर की बात हो रही है या अल्टरनेटर की बात हो रही है, तो अल्टरनेटर में मेरे को थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनियस मोटर, ये दो मेरे पास ऑप्शन है। अगर मेरे पास कोई अल्टरनेटर तो उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। चलिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को साइड करते हैं, सिंक्रोनस मोटर पे आते हैं। तो सिंक्रोनियस मोटर मेरे पास, सिंक्रोनस मशीन मेरे पास दो टाइप की देखने को मुझे मिलती है। एक को मैं बोल रहा हूँ सिंक्रोनियस रिलक्टेंस मोटर, और दूसरे को बोल रहा हूँ मैं रिलक्टेंस इंडक्शन मोटर। एक को बोल रहा हूँ सिंक्रोनियस रिलक्टेंस मोटर, दूसरे को बोल रहा हूँ केवल रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस, और दूसरे को सिंक्रोनियस रिलक्टेंस। तो अब मैं सिंक्रोनस वाले को भी साइड करते हैं, तो आते हैं रिलक्टेंस वाले पे। अब रिलक्टेंस के अंदर एक पार्ट निकल के आया, स्विच रिलक्टेंस मोटर। ठीक है। तो एक अंदर जाके स्पेसिफाई पर्पस के लिए बनाई हुई है स्विच रिलक्टेंस मोटर, सिंक्रोनस मशीन का पार्ट है। तो इस तरीके से स्विच रिलक्टेंस मोटर निकल के आई। तो ये क्या है? तो डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये वाला डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में क्या है, ये स्टेटर हो गया, बीच में रोटर शाफ्ट होगी,
बट ये देखिए, ये क्या है, ये इतना सारा ये है कंट्रोलर, एक तरीका कंट्रोलर है ये। जी, एक तरीके से कन्वर्टर की तरह इसे यूज करते हैं हम यहाँ पे। अब इसका काम क्या है, तो अब जैसे मोटर का नाम देखिए, मोटर का नाम क्या है हमारा, स्विच रिलेक्टेंस मोटर। तो स्विच आ गया। व्हाट इज स्विच? स्विच यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, जिस तरीके से हमारे जो स्टेटर हैं, अभी हम लास्ट लेक्चर अगर आपने सभी ने देखा होगा, तो उसमें हमारा क्या था, स्विच बन रहा, स्टेपर मोटर था। स्टेपर मोटर में हम क्या कर रहे थे, स्विच का यूज कर रहे थे कि स्टेप बाई स्टेप उस रोटर को रोटेट कराने के लिए स्विच यूज कर रहे थे, कि एक बार इस स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देंगे, फिर नेक्स्ट बार अगली स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देंगे तो रोटर मूव हो जाएगा, फिर अगली बार नेक्स्ट। तो वहां पर क्या, रोटर स्टेप में घूम रहा था बाय द हेल्प ऑफ स्विच। स्विच से हमारी सप्लाई जा रही थी। तो यही वो रूल चेंज हो गया है रिलक्टेंस मोटर में। हमने स्विच का यूज करा है, स्विच में हम माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, कन्वर्टर यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम वो क्या कर रहा है। अब स्टेपर मोटर और रिलक्टेंस मोटर में ये एक डिफरेंस निकल गया है कि वहां स्टेप में रोटर मूव कर रहा था, जिसकी हम किससे सप्लाई प्रोवाइड करवा रहे थे, स्विच से प्रोवाइड करवा रहे थे सप्लाई। बट यहाँ पर भी स्विच से ही प्रोवाइड करवाई जा रही है सप्लाई। यहाँ का रोटर स्टेप में नहीं मूव कर रहा है, यहाँ का रोटर अपनी कंटिन्यूस स्पीड से ही रोटेट कर रहा होगा। ये डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। तो स्विच रिलेक्टेंस मोटर डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, जिसके अंदर क्या है, 6 पोल स्टेटर है, 4 पोल रोटर है। रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बार फिर बताता हूँ, व्हाट इज रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस क्या है, अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में एक टर्म आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, डेफिनेशन हमें सभी को पता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस करंट फ्लो का अपोज कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम मैग्नेटिक सर्किट में आ जाए, तो मैग्नेटिक सर्किट में एक टर्म होती है हमारे पास फ्लक्स। तो जो फ्लक्स होती है वो करंट की तरह फ्लो करती है मैग्नेटिक सर्किट में। तो रिलक्टेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ फ्लक्स। ठीक है। तो जैसे कि रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, ऐसे ही रिलक्टेंस होता है मैग्नेटिक सर्किट के लिए। ठीक है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट है वो पाथ फॉलो करती है जिसमें रेजिस्टेंस मिनिमम हो या फिर ना हो। ठीक है, वो पाथ करंट फ्लो करती है, फॉलो करती है। इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स वो पाथ फॉलो करेगा जहां हमारा रिलक्टेंस मिनिमम हो। तो यहीं अगर मैं बताऊं आपको कि ये मेरे पास एक स्टेटर पोल है और ये मेरा रोटर। ठीक है, दूसरा इधर होगा, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, लेट मी ड्रॉ। ये स्टेटर और ये रोटर। मैंने 4 2 लिया है, 4 पोल स्टेटर एंड 2 पोल रोटर। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो रिलक्टेंस कैसे, मिनिमम रिलक्टेंस है तो यहाँ पर एयर गैप कम है, और ये अगर रोटर जैसा तो यहाँ पर एयर गैप बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम एयर गैप, मिनिमम एयर गैप। तो जहाँ मिनिमम एयर गैप वहाँ रिलक्टेंस कम, जहाँ मैक्सिमम एयर गैप वहाँ रिलक्टेंस ज्यादा है। तो जो मेरा सर्किट है, जो मेरा रोटर है, वो हमेशा उधर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा जिधर एयर गैप कम होगा, रिलक्टेंस कम होगा। ठीक है। अगर मेरे पास सप्लाई मैंने एन और एस इस पोल में दे रखी है, तो मेरा पोल, मेरा रोटर इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा एयर गैप कम है। अगर मैंने सप्लाई यहाँ दे रखी है तो मेरा रोटर मूव करके इधर अलाइन हो जाएगा। तो ये होता है मेरा रिलक्टेंस मोटर का प्रिंसिपल। ठीक है। चलिए अब इसे स्विच रिलक्टेंस कैसे बना रहे हैं देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर लाइक SRM, यानी कि स्विच रिलक्टेंस मोटर, अब स्विच रिलक्टेंस मोटर की जगह हम SRM ही बोलेंगे। ठीक है। रन थ्रो रिलक्टेंस टॉर्क, किसकी वजह से रन करता है, रिलक्टेंस टॉर्क की वजह से बनता है, रिलक्टेंस की वजह से टॉर्क बनता है, मूव कराता है। डिफरेंट फ्रॉम द टाइप ऑफ कॉमन ब्रूस डीसी मोटर, डिफरेंट है डीसी मोटर से। पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू वाइंडिंग विद द स्टेटर इंस्टेड ऑफ रोटर, और जो पावर है वो ट्रांसमिटेड टू वाइंडिंग विद इन द स्टेटर इंस्टेड ऑफ रोटर। क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर की जब भी बात होती है, तो सिंक्रोनस मोटर में हमने क्या कर रखा है, अल्टरनेट कर रखा है।
रोटर पोजीशन को हमने स्टेटर बना रखा है, स्टेटर को हमने रोटर बना रखा है। ठीक है। सप्लाई कहाँ दे रखी है, जहां स्टेटर बनाया है। तो अब हमने चेंज कर दिया ना, इंटरचेंज कर रखा है, रोटर को स्टेटर, स्टेटर को रोटर बोल रहे हैं फॉर सिंक्रोनियस मशीन। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है हमें। एन अल्टरनेट नेम ऑफ दिस मोटर इज वीआरएम, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। फॉर द बेटर ऑपरेशन ऑफ दिस मोटर इट यूज अ स्विचिंग इन्वर्टर। तो इसका एक एडवांस वर्जन, बेटर ऑपरेशन के लिए हमने इस समय क्या है, स्विचिंग इन्वर्टर ने यूज किया है। द कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोटर आर द सेम एज द डीसी मोटर। ठीक है। डीसी मोटर की तरह सी कैरेक्टरिस्टिक होती है कंट्रोल। दीज मोटर आर एप्लीकेबल वेयर साइजिंग एज वेल एज हॉर्स पावर टू वेट इज क्रिटिकल। वहां ये हमें देखने को मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा स्विच रिएक्टेंस मोटर। चलिए बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्विच रिएक्टेंस मोटर इज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल रिएक्टेंस। ये तो हमें पता ही है, रिएक्टेंस चेंज हो रहा है। दैट मीन्स द रोटर ऑफ द मोटर constantly tries to align through a lowest reluctance lane। तो हमेशा रोटर चाहता है कि जहां पर मिनिमम रिलक्टेंस है उसके अलाइंग रहे वो। चलिए, द फॉर्मेशन ऑफ द रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डन यूजिंग द सर्किट ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग। तो इससे हम किस वजह से सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस सर्किट को बोल रहे हैं हम पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग की मदद से, जो बाहर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, इन्वर्टर सर्किट जो है। इन दिस मैग्नेटिक सर्किट रिलक्टेंस कैन मेनली डिपेंड ऑन द एयर गैप। किस पे डिपेंड होता है, एयर गैप पे। रिलक्टेंस किस पे डिपेंड है, एयर गैप पे। देयरफॉर बाय मॉडिफाइंग द एयर गैप अमोंग द रोटर एज वेल एज स्टेटर वी कैन आल्सो मॉडिफाई द रिलक्टेंस ऑफ द मोटर। इसी वजह से हम स्टेटर और रोटर को इस तरीके से बना देते हैं, तो वो एयर गैप को मॉडिफाई कर रहा है, और एयर गैप मॉडिफाइड हो रहा है तो रिलक्टेंस भी मॉडिफाई हो गया है। Here, reluctance can be defined as a resistance toward the magnetic flux। सेम कहानी जैसे कि इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस होता है, ऐसे मैग्नेटिक में रिलक्टेंस है। फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट रिलक्टेंस रेजिस्टेंस के एज वेल एज माना जाता है। ठीक है, वही चीज इसमें लिख दी है दोबारा रिलक्टेंस को समझाने के लिए। बात करते हैं अगर कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन सिंपल है। ठीक है। सेलिएंट पोल, रोटर और सेलिएंट पोल, स्टेटर है। स्टेटर पे वाइंडिंग होगी, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होंगी, सारी वाइंडिंग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक। अब बात करते हैं, तो ये देखिएगा, रोटर हमारा आउटसाइड हो गया, स्टेटर हमारा इनसाइड हो गया, क्योंकि सिंक्रोनस का पार्ट है ये, इस वजह से। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द SRM इज शोन बिलो। द मोटर इंक्लूड 6 स्टेटर पोल। तो देखिएगा, एक, दो, तीन, तीन दूनी छह। ठीक है। एज वेल एज 4 रोटर पोल। 4 रोटर पोल है, एक, दो, तीन। ये पीछे वाले की बात कर रहा है, डायग्राम पीछे था ना। ए, ये रहा, देख पा रहे होंगे आप। स्टेटर में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह और 4 रोटर पोल है। ठीक है। चलिए, द डिजाइन ऑफ द स्टेटर कैन बी डन यूजिंग सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग इनसाइड प्रोजेक्टेड पोल्स। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि द पोल इन द स्टेटर आर आइदर एन ओड नंबर और इवन नंबर। कैसे भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स हैव एन इवन नंबर ऑफ पोल्स विद इन द स्टेटर। अब ज्यादातर जो हमारी मशीन होती है, मोटर्स होती हैं, उसके अंदर इवन पोल ही हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसके अंदर वाइंडिंग की जाती है ना, 2 टर्मिनल होते हैं, तो इवन में इजी रहता है हमारे लिए। व्हेन द पोल्स आर अपोजिट देन द फील्ड कॉइल विल बी कनेक्टेड इन सीरीज, so their magnetic force are additive which are called phase winding। ठीक है। अब इसमें हम वायरिंग कर देते हैं तो हमारी फेज वाइंडिंग हो जाती है। अ सेट ऑफ अ कोइल और अ सिंगल कोइल कैन कंप्राइज फेज वाइंडिंग। एक कोइल के सेट को, ठीक है, सिंगल कोइल को, जो फेज वाइंडिंग हमारी बनाती है।
Each winding can be connected to motor terminal and these are properly connected toward the output terminal of the switching circuitry of the power semiconductor. The input of this is DC supply. क्या कहना चाह रहा है? मतलब हमने सप्लाई दे रखी है, हमने कोयल सप्लाई दी है, एक फेज, एक कोयल को दूसरा फेज, दूसरी कोयल को तीसरा फेज, इस तरीके से हमने कोयल बनाई है जो कि फेज से आ रही है, जिन्हें हम फेज वाइंडिंग बोल रहे हैं। ठीक है। और सप्लाई अगर ली जाएगी तो जो दी जा रही है अलग अलग फेज में, वो किससे दी जा रही होगी? डीसी सर्किट, डीसी सप्लाई दी जा रही होगी सर्किट से स्विचिंग ऑप्शंस में। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कह रहा है द डिजाइन ऑफ द रोटर कैन बी डन विद सिलिकॉन स्टैंपिंग थ्रू एक्सटर्नली प्रोजेक्टेड पोल्स। ठीक है। द रोटर पोल्स आर डिसिमिलर एज कम्पेयर टू द स्टेटर पोल। कभी भी रोटर और स्टेटर पोल सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है। इन मोस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मोटर द रोटर पोल्स आर फोर अदरवाइज सिक्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेटर पोल लाइक 6 8। ठीक है। 6 8 जो भी हमने पीछे डायग्राम देखा। द शाफ्ट ऑफ द रोटर होल्ड्स अ पोजीशन सेंसर, और जो रोटर के शाफ्ट है उस पर क्या होता है? पोजीशन सेंसर्स लगे होते हैं। सो द ऑपरेटिंग of various devices in the power semiconductor circuitry is mainly controlled through the signal attained from the sensor। दो हमारा ऑपरेटिंग डिवाइस होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर सर्किटरी हमने यूज कर रखी है, जो सिग्नल को, जो सेंसर से सिग्नल आया है उसे कंट्रोल कर सके। ठीक है। अब ये सेंसर क्यों लगा होता है इसमें रोटर पे? तो जितना रोटर हमारा मूव कर रहा होगा, हमें रोटर मूव कराना है ना। अब रोटर मूव करा है, अब हमें पता है कि दूसरी स्टेटर स्टेटर पोल के सामने वो आने वाला है, तो जितना मूव कर जाएगा वो हमें फीडबैक भेज देगा, और फीडबैक से पता चल जाएगा कि हमें सप्लाई को चेंज करना है, दूसरे उसमें देना है, जिससे कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे रोटर की। इन दिस मोटर बोथ द स्टेटर एज वेल एज रोटर इंक्लूड द प्रोजेक्टेड पोल। दोनों में प्रोजेक्टेड पोल होते हैं। प्रोजेक्टेड मतलब जो बाहर को उभरे हुए होते हैं ना, प्रोजेक्टेड पोल that is designed with a soft iron as well as silicon stamping which are used for reducing stresses loss। और उन पर सिलिकॉन की एक परत लगी होती है, लेमिनेटेड होते हैं ना, जिससे स्ट्रेसिस लॉस कम हो जाता है हमारा। द स्टेटर ऑफ द मोटर इंक्लूड अ फील्ड वाइंडिंग वेयर एज द रोटर डज नॉट। और स्टेटर पे हमारी हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, और रोटर पे यहाँ पर कोई वाइंडिंग नहीं होती। इन द स्टेटर ईच वाइंडिंग कैन बी कनेक्टेड विद इन द सीरीज थ्रू द अपोजिट पोल्स टू इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो और हर वाइंडिंग पे हमारी हर पोल पे हमारी वाइंडिंग लगी होती है, सीरीज में लगी होती है, एक के बाद एक कंसंट्रेटेड होती है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। डायग्राम आपका वही पीछे वाला बनाते गए हो। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्विच रिलक्टेंस मोटर। तो टाइप्स की बात करेंगे। अगर देखें तो स्विच रिलक्टेंस मोटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, रोटेटरी स्विच रिलक्टेंस मोटर और लीनियर स्विच रिलक्टेंस मोटर। ठीक है। अब रोटेटरी भी डिवाइडेड है रेडियल फील्ड और एक्सियल फील्ड में। और एक्सियल फील्ड फील्ड डिवाइड है सिंगल स्टैक और मल्टी स्टैक में। तो ये इतना पोर्शन हमें नहीं करना है। हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग स्विच रिलक्टेंस मोटर खुद एक टाइप है, उसके हमें केवल दो बेसिक टाइप बताने हैं, रोटेटरी स्विच रिलक्टेंस मोटर और लीनियर स्विच रिलक्टेंस मोटर। ठीक। चलिए। तो अगर रोटेटरी स्विच रिलक्टेंस मोटर की बात करें तो अभी जो हम कंस्ट्रक्शन करके आए हैं ये कंसर्न रिलक्टेंस मोटर था, रोटर तो था, मतलब रोटेटिंग मोशन ही तो था इसके अंदर। तो रोटेटिंग मोशन के लिए इसे क्या कर दिया हमने? रोटेटरी स्विच रिलक्टेंस मोटर। लेकिन अगर इसका मोशन लीनियर हो जाए, रोटर जैसे हमने पीछे पढ़ा है, एक उन्होंने लीनियर इंडक्शन मोटर लीनियरली मूव करी थी, इसी तरह अगर मैं इस मोटर को भी लीनियरली मूव करा दूं तो ये मेरा बोला जाएगा लीनियर स्विच रिलक्टेंस मोटर। तो दो पार्ट कर रहे हैं, दो पार्ट में हम क्लासीफाई कर रहे हैं रोटेटरी और लीनियरली। तो रोटेटरी की अगर मैं बात करें तो पीछे भी हम पढ़ के आए हैं सारी कंस्ट्रक्शन, वही कंस्ट्रक्शन दोबारा है।
रोटेटरी स्विच रिलक्टेंस मोटर या SRM is an electric motor that generate torque through the principle of magnetic reluctance rather than through permanent magnet और रोटर वाइंडिंग। कोई इसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती, कोई इसमें मैग्नेट नहीं होती, रिलक्टेंस की मदद की सहायता से ये रोटेट कर रहा है, टॉर्क जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल सेम रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 6 12 स्टेटर 4 पोल रोटर है। अगर ये मैंने देखा कि मैंने सप्लाई दे दी इस वाली में, इस वाली स्टेटर पोल में मैंने सप्लाई दी है, तो ये देखिएगा सबसे पास कौन सा पोल है, ये R2 सबसे पास है। तो R2 इसके अलाइन होना चाहेगा तुरंत, तो R2 फटाफट यहाँ आ जाएगा इस पोजीशन में। जैसे कि आप दूसरे डायग्राम में R2 यहाँ ले लेगा पोजीशन। इसी तरीके से सप्लाई चेंज करेंगे, सेंस यहाँ पे लगा हुआ, सेंसर तुरंत बताएगा कि R2 पे आने वाला है, वो R2 A के अलाइन आने वाला है। तो सेंसर तुरंत सप्लाई दे देगा इस जगह सप्लाई देगा। तो सबसे पास कौन सा पोजीशन है, तो ये देखेगा सबसे पास ये पोजीशन है, ये इसके नजदीक आ जाएगा, ये इसके नजदीक आ जाएगा, तो ये ऐसे लाइन हो जाएगा। यानी कि रोशन ये ऐसे लाइन होगा तो ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सप्लाई, अगर सप्लाई इधर दूंगा तो ये इधर लाइन हो जाएगा। तो जिस जिस पोल पर सप्लाई जाती जाएगी उस डायरेक्शन में रोटर मूव होता चला जाएगा। और सप्लाई कैसे जाएगी कि स्विचिंग माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम लगाया हुआ है अपने, कन्वर्टर जो लगा हुआ है, इन्वर्टर जो लगाया हुआ है बाहर, उसमें फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है, रोटर पे सेंसर लगा हुआ है, सेंसर सेंस करके तुरंत फीडबैक पहुंचा रहा होगा। कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन सिंपल है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दो पार्ट होते हैं हमेशा किसी भी मोटर के, स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर क्या होता है, मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग विद अ सेलेंट पोल, ईच पोल कैरी सिंपल फील्ड कॉइल। रोटर क्या होता है, एक मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लो, और लैमिनेटेड स्टील होती है। आउटवर्ड प्रोजेक्टेड पोल है, बट कंटेन नो वाइंडिंग मैग्नेट और ब्रशेस, कुछ इसके पास नहीं होता। एक एयर गैप है, जब रिलक्टेंस मोटर की बात करेंगे तो एयर गैप एक अच्छा खासा इसमें रोल निभा रहा है। A small air gap between the stator and rotor that is critical for the determining the motor's efficiency and reluctance। अगर बात करें हम SRMs, मतलब स्विच रिलक्टेंस मोटर की, और ऑफन डिफाइंड बाय देयर पोल रेशो, हमेशा दिखाया जाता है किससे, उसके स्टेटर पोल रेशो से। जैसे कि 6/4, 8/6। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 6/4 का मतलब 6 स्टेटर पोल है, 4 रोटर पोल है, तो कितना हो जाएगा, 3 फेज की मदद पड़ेगी। अगर 8/6 हो जाएगा तो 8 स्टेटर पोल और 6 रोटर पोल, जिसके लिए हमें 4 फेज की जरूरत पड़ेगी। So the number of poles in the stator and the rotor must be different to ensure the motor is self-starting and to allow the continuous rotation। तो ये नंबर जो होते हैं 6, ये अलग इसलिए होना जरूरी है जिससे कि एक सेल्फ स्टार्टिंग को अपनी इंश्योर कर सके। ठीक है ना। और एक जो कंडीशन आ जाती है लॉकिंग की, मोटर में क्या देखने को मिल जाता है, मैं लॉकिंग देखने को मिल जाती है। लॉकिंग कब आ जाती है, जब हमारे नंबर ऑफ मोटर, नंबर ऑफ रोटर इक्वल हो या फिर सेम रेशियो में आ जाएं। तो ये हमारे लॉकिंग कंडीशन से भी बचने में फायदा होता है, तो इसलिए कंटिन्यूस रोटेशन हमें मिल जाता है। बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की, तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ठीक है, सीक्वेंशियल स्विचिंग देखने को मिलती है, और सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या है, व्हेन अ पेयर ऑफ स्टेटर पोल्स इज एनर्जाइज्ड, ठीक है, इट्स क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। जो नियरेस्ट रोटर पोल होंगे वो मतलब फेरोमैग्नेटिक बने चुके हैं और पुल होंगे टुवर्ड द एनर्जाइज स्टेटर पोल। ठीक है, स्टेटर पोल की तरफ एनर्जाइज हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और मिनिमाइज क्यों अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मिनिमाइज करना उन्हें एयर गैप। ठीक है, एंड दस द मैग्नेटिक रिलक्टेंस। तो सीक्वेंशियल स्विचिंग, टू मेंटेन कंटिन्यूअस रोटेशन द मोटर्स कंट्रोलर मस्ट स्विच ऑफ द करंट इन अलाइन फेज। तो जिस फेज में अब रोटर पोजीशन आ गई है उसे तो स्विच ऑफ करेगा, और नेक्स्ट वाले में स्विच सब एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, तो हमारा रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं सीक्वेंसिंग स्विचिंग। फिर सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन क्या है हमारा, दिस स्विचिंग मस्ट बी प्रीसियसली टाइम्ड। हमें क्या चाहिए, प्रीसियसली टाइम होना चाहिए। अगर प्रीसियस टाइम नहीं होगा तो हमें यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, या रोटर शाफ्ट में मैं
फ्लक्चुएशन देखने में झटके देने लगेगी हमारे रोटर शाफ्ट, उससे बचने के लिए हमें प्रीसीसली टाइम पे सेंसर को फीडबैक पहुंचवानी होगी। तो टिपिकली यूजिंग अ रोटर पोजीशन सेंसर, क्या यूज कर रहे हैं हम इसमें, एक रोटर पोजीशन सेंसर यूज कर रहे हैं, लाइक अ हॉल इफेक्ट सेंसर, सेंसर का नाम है ये हॉल इफेक्ट सेंसर, और एनकोड ये भी सेंसर का नाम है, और सोफिस्टिकेटेड सेंसर लेस कंट्रोल एल्गोरिथम, ये सब सेंसर्स हम यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द कंट्रोलर, सीक्वेंशियल स्विचिंग कंट्रोलर। चलिए ये प्रिंसिपल हो गया। तो ये था हमारा रोटेटरी का, ठीक है। अब रोटेटरी हमें पता है एक सिंपल रिलक्टेंस मोटर की तरह ही वर्क कर रहा है, बस स्विचिंग एक्शन आया है, बट नया क्या है इसमें, नया आया है इसमें लीनियर स्विच रिलक्टेंस मोटर। अब इस लीनियरली को आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लीनियरली का हमें ये तो पता चल गया, लीनियरली मोशन कराना है। अब हमें ये भी पता चल गया कि स्विचिंग एक्शन की वजह से उसमें हम रिलक्टेंस से, रिलक्टेंस की मदद से हम वहां पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स बनवा रहे हैं। तो देख लेते हैं। स्विच रिलक्टेंस लीनियर मोटर या लीनियर स्विच रिलक्टेंस मोटर बातें की है, एस आर एल एम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आल्सो नोन एज लीनियर स्विच रिलक्टेंस मोटर, एल एस आर एम भी बोल देते हैं इसे। इज अ वेरिएबल रिलक्टेंस लीनियर मोटर और स्विच रिलक्टेंस लीनियर मशीन, ठीक है। हर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का टाइप है कॉल्ड लीनियर मोटर, लीनियर मोटर के अंदर आता है विच वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक रिलक्टेंस फॉर फोर जनरेशन, ठीक है। द सिस्टम कैन बी यूज इन रिवर्स मोड, इसे हम रिवर्स मोड में यूज कर सकते हैं। देन इज कॉल्ड स्विच रिलक्टेंस लीनियर जनरेटर, मतलब मोटर एज वेल एज जनरेटर हम इसे दोनों में यूज कर लेते हैं। द SRLM कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट हैं, एक को हम बोल रहे हैं प्राइमरी पार्ट, दूसरे को बोल रहे हैं सेकेंडरी पार्ट, या एक्टिव पार्ट या पैसिव पार्ट। तो दो पार्ट में हमने से डिवाइड करा है, एक्टिव या प्राइमरी, और पैसिव या फिर सेकेंडरी। एक्टिव पार्ट contains the winding and define two main types of LSRM। तो एक्टिव पार्ट की वजह से दो पार्ट में और डिवाइड हो जाता है हमारा लीनियर स्विच रिलक्टेंस मोटर, जो अकॉर्डिंग टू वाइंडिंग है, जैसे कि एक ट्रांसवर्स वाइंडिंग होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल वाइंडिंग होती है, ठीक है। वाइंडिंग पे भी डिपेंड है। तो इट इज लॉन्गिट्यूडनल, जी लॉन्गिट्यूडनल होती है व्हेन द प्लेन दैट कंटेन द फ्लक्स लाइन पैरेलल टू द लाइन ऑफ मूवमेंट, तो जो फ्लक्स की लाइन होती है वो पैरेलल लाइन होती है मूवमेंट की। और जो ट्रांसफर होता है व्हेन इट इज परपेंडिकुलर, और ट्रांसफर कब बोला जाता है इसे, जब फ्लक्स की लाइन उसकी लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। फ्लक्स लाइन मूवमेंट की लाइन डायरेक्शन, जैसे मूवमेंट हमारा इधर डायरेक्शन में है और फ्लक्स की लाइन भी ये जा रही है इस तरीके से, तो ये मेरा हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल। और फ्लक्स और मूवमेंट की लाइन एक दूसरे को काट देती हैं, तो ये होता है ट्रांसफर्स। तो इस तरीके से दो पार्ट में मर जाता है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर्स। अदर क्लासिफिकेशंस आर considering the winding totally concentrated on the coil per phase, partially concentrated on two pole per phase, सिंगल साइडेड कहते हैं जी, डबल साइडेड कह देते हैं, और फोर पोल पर फेज यानी कि डबल साइडेड। चलिए कंस्ट्रक्शन देख लीजिए एक बार। तो डायग्राम में आप देख पा रहेंगे, ये एक पार्ट है मेरा, ये पोल्स पोल्स पोल्स, ठीक है। पोल्स में ये मेरी वाइंडिंग लगी हुई है, इधर इधर ये ये कनेक्टेड है सीरीज में, कंसंट्रेटेड है। तो ये मेरा होगा स्टेटर, और ये हो गया मूवर यानी कि रोटर, बीच में एयर गैप आ रहा है, ठीक है। और पोल्स भी आप देख पा रहे होंगे, क्या आप एक 3D में देख लीजिए, कोई लगी हुई है, ये मेरी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई इस तरीके से, ये मेरा स्टेटर हो गया और ये मेरा रोटर हो गया। ये इस पे कैसे, ये ऐसे स्लाइड कर जाएगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा। अब वो ये सेम, ये यहाँ पे फ्लक्स बनाएगा, फ्लक्स बनाने के बाद ये रोटर से लिंक होगी, रोटर अलाइन होने की कोशिश करेगा इन पोल के। और इसमें क्या है, स्विचिंग एक्शन है, तो पहले यहाँ जो ये वाला रोटर था, ये वाला पोल इस वाले पोल के अलाइन हो जाएगा, मतलब इस तरीके से यहाँ की स्विचिंग खत्म हुई, जो यहाँ पे नजदीक होगा यहाँ पे स्विचिंग आ गई, तो वो फिर आगे को सरक जाएगा इस तरीके से।
ठीक है, फिर ये वाली स्विचिंग आ जाएगी तो ये पोल इसके नजदीक है, ये फिर आगे गुजर सकेगा, तो इस तरीके से एक लीनियर मोशन मुझे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ये एक वर्किंग प्रिंसिपल में इसका डायग्राम है जो दिखा रहा हुआ है यहाँ पर। जो हमारा मूविंग पार्ट है रोटर, उसके जो पोल्स है उसे हम टीथ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्किंग प्रिंसिपल में देखिएगा, SRLM operates based on magnetic reluctance, ठीक है। तो टॉर्क प्रिंसिपल विच इज प्रोपोर्शनल टू द करंट और फ्लक्स डेंसिटी, किसके प्रोपोर्शनल है, करंट और फ्लक्स डेंसिटी स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप लेंथ स्क्वायर के, ठीक है। दिस इज व्हाई द एयर गैप नीड टू बी स्मॉल एज पॉसिबल, तो जितना एयर गैप कम होगा उतना हम यहाँ पे करना चाहेंगे, क्योंकि ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। डायग्राम आपको समझ में आ रहा है ना। स्टेटर है, ये स्टेटर वाइंडिंग बनाई हुई है, स्टेटर पोल, 9 स्टेटर पोल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, और 6 यहाँ पे रोटर पोल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सप्लाई देखेगा, मैंने S1 S4 में सप्लाई दी, ठीक है, ये इससे लिंक हो गया, तो ये इसके अलाइन है, ठीक है, ये इसके अलाइन आ रहा है। फिर मैंने सप्लाई चेंज करी, यहाँ से सप्लाई कट करी, सप्लाई मेरी गई अब दूसरे वाले में, S3 से S6, S3 से S6। अब ये देखिएगा, S3 के सबसे नजदीक कौन है, T2, S3 के सबसे नजदीक कौन है, T2 यहाँ अलाइन होने की कोशिश करेगा, T4 यहाँ अलाइन होने की कोशिश करेगा, तो ये किधर की तरफ मूव कर जाएगा, राइट हैंड की तरफ को मेरा रोटर शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं चाहूँ तो आगे सप्लाई दे सकता हूँ, क्योंकि स्टेटर अच्छा खासा लेंथ ही है, या पीछे वाली सप्लाई को दोबारा अगर मैं दूंगा तो जो टीथ इधर होंगे वो सब राइट हैंड की तरफ को मूव होते चले जाएंगे। सिमिलरली प्रोसेस ही रिपीट होगा। वर्किंग प्रिंसिपल इसका यही है हमारा, कि स्टेटर वाइंडिंग करंट्स आर स्विच ऑन एंड ऑफ टू चेंज द मैग्नेटिक सर्किट फॉर्म बाय द रोटर एंड द स्टेटर, ठीक है। स्टेटर पोल इज एनर्जाइज्ड बाय द टर्निंग ऑन इट्स फेज करंट, ठीक है। तो हमारा यही है कि स्विच ऑन ऑफ करके स्विचिंग एक्शन करना है, जो कि हम नहीं कर रहे, कंट्रोलर कर रहा है। व्हेन देर इज नो अलाइनमेंट बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर पोल्स, अगर स्टेटर रोटर के बीच में कोई अलाइनमेंट आपको देखने को नहीं मिल रही है, द मैग्नेटिक रिलक्टेंस ऑफ द मोटर इज हाई, तो जो रिलक्टेंस हमारा होगा वो कई हाई, काफी हाई है। हैंस द रोटर टेंड्स टू अलाइन विद द एनर्जाइज पोल, और रोटर चाहता है कि वो मतलब अलाइन हो जाए एनर्जाइज वाले स्टेटर पोल्स के, तो विच मैग्नेटाइज द रिलक्टेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड, और जो कि मिनिमाइज कर देगा रिलक्टेंस को। The commutation of the stator winding should be precisely timed to ensure that stator pole is energized when the rotor pole is approaching। और जो कम्यूटेशन प्रोसेस है हमारा स्टेटर वाइंडिंग का, वो प्रीसियसली टाइम्ड होता है, इंश्योर करता है कि जो स्टेटर पोल है वो एनर्जाइज है, और जो रोटर है वो उसे अप्रोच कर रहा होगा, क्योंकि कम्यूटेशन वर्ड यूज हुआ क्योंकि हमने डीसी सप्लाई देके फेज बना रखे हैं वो बाहर है ना। और क्या कह रहा है, एन एनकोडर और हॉल इफेक्ट सेंसर, दो सेंसर के नाम बता दिए यहाँ पे, एनकोडर और हॉल इफेक्ट सेंसर कैन बी यूज टू गेट पोजीशन फीडबैक रिक्वायर्ड इन द कम्यूटेशन, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द लोरेंट्स फोर्स, ये डिफरेंट होता है लोरेंट्स फोर्स से, और वेयर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड फ्लक्स डेंसिटी, किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स और करंट के। चलिए, ये थोड़ी सी कहानी खत्म होती है, उसके बाद आता है कि ये हमारा डेरिवेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है। क्या कहता है डेरिवेशन, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ इसमें मिस्टेक है मैं यहाँ पे सही कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका फिलहाल। मैंने देखा कहीं साइन नहीं लग रहे हैं इसमें प्लस माइनस के, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मेरे पास एक कोयल है, ठीक है, फ्लक्स मुझे बनाना था, फ्लक्स बनाने के लिए कोयल बना ली, ओके। एक सर्किट है, वोल्टेज वी दे रखे, करंट आई फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस आर होगा, ऑब्वियसली होगा, और इंडक्टेंस एल है, फ्लक्स बन रही है फाइव। तो यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं, फंक्शन ले रहा हूँ, सॉरी, फंक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे मैं लेमडा। लेमडा इज अ फंक्शन ऑफ एल आई, लेमडा की वैल्यू कितनी है, एल आई, ठीक है।
चलिए बस इतना मानना था। तो जो वो मेरी वोल्टेज इक्वेशन होगी वो कितनी होगी? तो यहाँ का हम फंक्शन V इज इक्वल्स टू आई आर और डी लैम्डा अपॉन डी टी। V इज इक्वल्स टू आई आर प्लस डी लैम्डा अपॉन डी टी, जहाँ लैम्डा मेरा फंक्शन है किसका? आई और एल का। किसका फंक्शन है ये मेरा? आई और एल का, करंट और इंडक्टेंस का। चलिए, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं लैम्डा की एल आई, यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूं लैम्डा की एल आई, तो आप देख पा रहे हो V इज इक्वल टू आई आर प्लस डी एल आई अपॉन डी टी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू रख दी। अब दोनों फंक्शन है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो यूवी फॉर्मूला याद है हमें यूवी का? यूवी फॉर्मूला क्या कहता है? एल को छोड़ेंगे आई का डिफरेंशिएट, प्लस आई को छोड़ देंगे और एल का डिफरेंशिएट। तो ये रहा एल को छोड़ा डी आई अपॉन डी टी, आई को छोड़ा डी एल अपॉन डी टी। ओके, तो इक्वेशन मेरी क्या रहेगी? आई आर एल डी आई अपॉन डी टी। मैंने यहाँ पे हल्का सा चेंज करा है, मेरा आई डी एल अपॉन डी टी था, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया डी थीटा अपॉन डी थीटा से। तो एक डी थीटा अपॉन डी टी को अगर मैं साथ लेता हूँ, एक डी थीटा और डी टी को साथ लेता हूँ, तो डी थीटा अपॉन डी टी अगर मैं याद हो तो क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो मेरा क्या रह जाएगा? डी एल अपॉन डी थीटा रह जाएगा। तो वहीं मैंने इसे चेंज कर दिया है, आई डी एल अपॉन डी थीटा, ठीक है, कुछ मिस आ रहा है, इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। तो मैंने इसे क्या लिख लिया? डी थीटा अपॉन डी टी को ओमेगा, तो मेरा डी एल अपॉन डी थीटा रह गया। ठीक है, पूरी इक्वेशन एज इट इज है। चलिए, ये इक्वेशन आ गई, इसे यहीं रोक देते हैं। अब ये बता देते हैं आई आर क्या है मेरा? ओमिक ड्रॉप है। एल डी आई अपॉन डी टी क्या है मेरा? ईएमएफ ड्यू टू द इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस है। आई ओमेगा डी एल अपॉन डी टी क्या है मेरा? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ ईएमएफ। ठीक है, इसे मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? V इज इक्वल टू आई आर एल डी आई अपॉन डी टी, और ये ईएमएफ है तो इसे मैंने क्या लिख दिया? ई भी लिख सकता हूँ। अभी तक कोई दिक्कत? सिंपल 3 लाइन का था। चलिए आगे चलते हैं। अब अब टर्म आती है एक, इफ फ्लैट टॉप्ड करंट इज एज्यूम एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, ऑन द अदर हैंड इफ द इंडक्टेंस इज कांस्टेंट, सेल्फ ईएमएफ इज जीरो, सो द टर्म एल डी आई अपॉन डी टी ऑब्जर्व ऑल द अप्लाइड वोल्टेज। अगर मैं लिखना चाहूँ तो V, V मैंने इक्वेशन निकाली, V इक्वेशन निकालने का, तो अगर मैं पावर निकालना चाहूँ तो पावर निकालने के लिए मैं पूरी इक्वेशन में आई से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, वी आई आई स्क्वायर आर, ये मेरा हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा डी एल अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पे जो मेरा हाफ एल आई स्क्वायर बना, ये क्या होता है मेरा? एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक सर्किट। अब मुझे पता है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं, अलग क्या होता है मेरा? एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक सर्किट होता है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं तो इसका डिफरेंशिएट करके पता क्या टर्म आती है? इसका डिफरेंशिएट करके ये टर्म आएगी एल आई डी आई अपॉन डी टी, हाफ आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा ओमेगा स्क्वायर। ये कुछ इससे मैच हो रही है ना? बिल्कुल मैच हो रही है। ठीक है, तो मैंने इसे नाम दिया मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर इक्वल्स टू कितना होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस आई स्क्वायर आर प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक सर्किट, जो कि मेरी ये थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक सर्किट। इन तीनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा? तो ये देखिएगा, वी आई आई स्क्वायर आर और एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक सर्किट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक सर्किट। इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, ये रहा आई स्क्वायर आर। ठीक है, वी आई इक्वल्स टू, सॉरी क्या है, वी आई इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी और आई स्क्वायर ओमेगा डी एल अपॉन डी टी। ये वी आई की वैल्यू ये रख दी, वी आई आ गया मेरा। अब आ जाओ आई स्क्वायर आर, ये रहा, प्लस प्लस ए- इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक सर्किट एल आई डी आई अपॉन डी टी,
प्लस हाफ आई स्क्वायर ओमेगा, हाफ आई स्क्वायर ओमेगा डी एल अपॉन डी थीटा। यहाँ पे कैंसिल होगा आई स्क्वायर आर से, एल डी आई अपॉन डी टी से डी सी। ये इसमें से माइनस होगा, कितना बचेगा हाफ, वन में से ये जाएगा तो कितना बचेगा हाफ। तो हाफ पी में कितना आया, हाफ आई स्क्वायर ओमेगा डी एल अपॉन डी थीटा। और मुझे पता है पीएम कितना होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा, पावर इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, टॉर्क इक्वल्स टू 1/2 आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा। तो टॉर्क की इक्वेशन कुछ इस तरीके से ही निकल के आएगी। इसे मैं स्लाइड में ऐड कर दूंगा, प्लस माइनस की गलती है। ओके, चलिए। अब आता है हमारे पास टॉपिक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर दिखाई गई हैं। तो अगर मैं बात करूं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की, सबसे पहले टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, जो हमारी वाई एक्सिस है उसे हमने टॉर्क टी से डिनोट कर रखा है, और जो हमारी एक्स एक्सिस है उसने स्पीड से डिनोट कर रखा है ओमेगा। चलिए, तो इस करेक्टरिस्टिक्स में तीन रीजन आपको देखने को मिल रहे होंगे। फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन का नाम कांस्टेंट टॉर्क रीजन, सेकंड रीजन का नाम कांस्टेंट पावर रीजन, और जो थर्ड रीजन है वो मेरा नेचुरल करेक्टरिस्टिक रीजन है। अब जो मेरा फर्स्ट रीजन है कांस्टेंट टॉर्क रीजन, कांस्टेंट टॉर्क में पिछली लेक्चर में भी मैंने करेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी। अगर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू ओमेगा टो, अगर मेरे पास टॉर्क कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, स्पीड के। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें, स्पीड की हो जाएगी। पढ़ा था ये। तो अगर यहाँ पे पावर का डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से आएगा, ये लाइन ऊपर जाएगी, बट पावर की बात हम कर रहे थे। तो टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक है, टॉर्क कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो हमारी होगी करंट लिमिटेड होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, करंट लिमिटेड होगा। तो ये हमारा होता है कंट्रोलिंग, कंट्रोल रीजन। क्या होता है ये हमारा कंट्रोल रीजन। तो इसे हम कंट्रोल किससे करते हैं, चॉपिंग के द्वारा। किससे कंट्रोल करते हैं हम यहाँ पे, चॉपिंग के द्वारा। चलिए, फिर यहाँ पर एक हमारी स्पीड देखने को मिलती है ये। इसके बाद रीजन जो हमारा स्टार्ट होता है कांस्टेंट पावर रीजन। अब कांस्टेंट पावर रीजन है, कांस्टेंट पावर रीजन का मुझे पता चल गया था ये। तो कांस्टेंट पावर का मतलब टॉर्क और ओमेगा में क्या रिलेशन निकल के आएगा, टॉर्क और ओमेगा में क्या रिलेशन निकल के आएगा, पी इज इक्वल्स टू ओमेगा टो था, पावर कांस्टेंट है, तो टो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओमेगा के। यानी कि यानी कि ओमेगा घटेगा तो टॉर्क बढ़ेगा। चलिए, तो ये मेरा ओमेगा बढ़ रहा है और टॉर्क घट रहा है, ठीक है। बट इसकी भी कंडीशन है, ये कंडक्शन करता है, कंडक्शन एंगल आता है यहाँ पे थीटा, कंडक्शन एंगल थीटा। तो जितना कंडक्शन एंगल बढ़ा जाता है, मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ता है ये ओमेगा आर तक, ठीक है। और उसके बाद जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक रीजन होता है ये होता है हमारा फिक्स्ड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक तीन रीजन आपको याद रखने हैं। क्या लिखा है इसमें, सबसे नंबर वन कंट्रोल स्ट्रेटेजी हमारी क्या है, फर्स्ट रीजन की करंट लिमिटिंग है, जिससे किससे होगा ये, चॉपिंग से होगा। करंट लिमिटेड है चॉपिंग की मदद से। बिहेवियर क्या है, एट लो स्पीड, स्पीड लो थी, द बैक ईएमएफ इज मच लोअर देन द सप्लाई वोल्टेज। जो हमारा बैक ईएमएफ था वो बहुत कम था सप्लाई वोल्टेज से, ठीक है। तो प्रोटेक्ट द मोटर एंड मेंटेन स्टेडी परफॉर्मेंस, द कंट्रोलर चॉप्स द करंट एंड कीप इट एट अ रेटेड लेवल। और वो करंट को चॉप करके उसे एक रेटेड लेवल तक लेके जाएगा। दूसरे वाले को हम क्या करें, डुअल एंगल या फिर कंडक्शन एंगल, इसे बढ़ाना है। एज स्पीड इंक्रीजेस द बैक ईएमएफ राइजेस, स्पीड जैसे बढ़ेगी बैक ईएमएफ बढ़ेगा, मेकिंग इट हार्डर टू पुश करंट इनटू अ मोटर वाइंडिंग, ठीक है। टू कंपनसेट द कंट्रोलर, टू कंपनसेट द कंट्रोलर इंक्रीज द ड्यूल एंगल या कंडक्शन एंगल, उसे बढ़ा देगा, एसेंशियली टर्निंग द फेस ऑन अर्लियर एंड लीविंग देम ऑन लोंगर। चलिए, फिर थर्ड वाले में क्या है, मैक्सिमम ड्यूलिंग एंगल।
यानी कि मैक्सिमम हमारा जो फिक्स हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा कंडक्शन एंगल। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है हमारी करंट और रोटर एंगल करेक्टरिस्टिक। यहाँ पे करंट वाई एक्सिस पे लिया गया है और रोटर एंगल को एक्स एक्सिस पे लिया गया है। तो ये क्या कह रही है, जैसे जैसे करंट रोटर एंगल बढ़ा रहे हैं, करंट धीरे धीरे बढ़ा है और फिर तेजी से बढ़ता है, पीक तक जाता है और फिर डाउन हो जाता है और हाई स्पीड इसकी मिल जाती है। तो बीच में कंडीशन आती है ऐसी जिसमें कि हमारा एक रिलक्टेंस मिलता है हमें, एक इंडक्टेंस, राइजिंग इंडक्टेंस और फॉलिंग इंडक्टेंस। तो स्टार्टिंग में जो हमारा स्पीड कम होती है तो बैक ईएमएफ भी कम होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर एक हमारा पीक मिलता है करंट का, ठीक है। फिर करंट बहुत तेजी के साथ बढ़ता है जो कि कुछ समय के लिए मिलता है और वापस डाउन आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस राइज होता है और इंडक्टेंस फॉल हो जाता है। इंडक्टेंस मतलब जो हमारा रिलेक्टेंस था ना रोटर का, रोटर मूव कर रहा है इस वजह से। तो क्या कह रहा है, लो स्पीड की अगर बात करेंगे हम, तो लो स्पीड में जो मिल रहा है टॉलेस्ट पीक मिलता है। एट लो स्पीड द रोटर मूव स्लोली, देर इज plenty of time for the current to overcome the winding's inductance and reach its full peak current, ठीक है। This high current results in the high torque seen in your previous graph। और मीडियम स्पीड में क्या होता है फिर, ये हमारा लो स्पीड, मीडियम स्पीड। The rotor is moving faster, giving the current less time to ramp up before the phase need to the turn off। Consequently, the peak current is lower। तो हमारा पीक करंट कैसा हो जाता है, लोअर होता है। तो लो स्पीड पे ये रहा, मीडियम स्पीड पे ये रहा और हाई स्पीड पे ये रहा। फिर बात करते हैं टॉर्क रोटर पोजीशन करेक्टरिस्टिक्स की। टॉर्क और रोटर पोजीशन, तो रोटर पोजीशन जो हम होंगे डिग्री में मेजर करेंगे, तो सिंपल है, हाई स्पीड पे लो टॉर्क, हाई स्पीड पे लो टॉर्क और लो स्पीड पे हाई टॉर्क देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे तीन रीजन मिलेंगे हमें, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस स्पेसिफिक ग्राफ इज इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि हमें पता है कैसा होता है टॉर्क और स्पीड में रिलेशन, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्पीड। तो इसी वजह से ग्राफ बनता है हमारा लो स्पीड, जो हमारा टॉप कर्व होता है। एट लो स्पीड द मोटर प्रोड्यूस द हाईएस्ट टॉर्क, ठीक है। और मीडियम स्पीड पे टॉर्क हमारा इंप्रूव होता है और लो स्पीड पे हमारा टॉर्क हाई मिलता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जो आपको डायग्राम वाइज याद रखनी है कि किसका डायग्राम किस तरीके से आपको देखने को मिला है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है मेथड ऑफ रोटर पोजिशन सेंसिंग इन एसआरएम। तो कौन कौन से सेंसर यूज कर रहे हैं आप इसके अंदर सेंसर पोजीशन को सेंसिंग करने के लिए। तो बेसिकली टू टाइप हैं इसके, सेंसर और सेंसरलेस। डायरेक्ट मेथड करते हैं, इसे इनडायरेक्ट मेथड करते हैं। तो सेंसर्ड में अगर बात करें डायरेक्ट मेथड में, तो इसके अंदर एक फिजिकल हार्डवेयर माउंटेड होता है ऑन रोटर शाफ्ट, जो ट्रैक करता है पोजीशन ऑफ रोटर, जिसका तीन टाइप आप देख पा रहे होंगे, हॉल इफेक्ट सेंसर है, ऑप्टिकल एनकोडर है, रिजोल्वर है। हॉल इफेक्ट सेंसर क्या होता है, ये रोटर के जो हमारे पोल्स होते हैं बिल्कुल उसके बराबर में कनेक्ट होता है, जो कि उसकी सेंस कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड को, कि कहाँ रिलक्टेंस कम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और कहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, उसे वो सेंस करके फीडबैक कर देगा तुरंत और सिग्नल उसे ट्रिगर कर देगा। सेंसर ट्रिगर और सिग्नल, ठीक है, कि इस स्विच को बंद करना है बिफोर और देन आफ्टर स्टार्ट द नेक्स्ट पोल एनर्जाइज्ड। ऑप्टिकल एनकोडर में क्या होता है, ऑप्टिकल एनकोडर में हमने
यहाँ पर लाइट यूज करी है सेंसर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने लाइट यूज कर रखी है कि रोटर और स्टेटर के बीच में जब रोटर मूव होगा तो उस गैप से जो लाइट एमिट होगी, एक तरफ लाइट यूज कर रखी है, दूसरी तरफ ट्रांसमीटर लगा रखा है। वो लाइट उस ट्रांसमीटर से जब भी कनेक्ट होगी या उस ट्रांसमीटर पर जब भी पड़ेगी तो सेंस करके तुरंत फीडबैक देगा कंट्रोलर को। यहाँ पे हमने ऑप्टिकल इनकोडर में ये लगा रखा है। और रिजोल्वर में हमने क्या लगा रखा है? रिजोल्वर में हमने एक छोटा एक्सट्रीमली स्मॉल या रज्ड ट्रांसफॉर्मर यूज कर रखे हैं, रोटेटरी ट्रांसफॉर्मर। रोटेटरी ट्रांसफॉर्मर जब भी यहाँ पे जो क्या काम करते हैं, टेम्परेचर टेम्परेचर को हैंडल करते हैं और वाइब्रेशन को भी हैंडल करते हैं। ये हमारे लिए गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया फॉर इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि दोनों काम कर रहे हैं, सेंसिंग का भी कर रहा है और साथ के साथ टेम्परेचर को हैंडलिंग भी कर रहा है। तो देखते हैं इसने क्या लिखा है। हॉल इफेक्ट सेंसर स्मॉल मैग्नेटिक सेंसर होते हैं, प्लेस्ड ऑन द स्टेटर, स्टेटर पर लगे होते हैं। परमानेंट मैग्नेट अटैच टू द रोटर, और रोटर पे क्या लगी हुई थी, एक परमानेंट मैग्नेट अटैच हो जाती है, जो इसके मूवमेंट के बाद जब भी सेंसर के पास आएंगे, स्टेटर पर जो लगे हैं उसे अट्रैक्ट करती है, तभी सेंसर ट्रिगर हो जाएगा और सिग्नल दे देगा। ठीक है। ऑप्टिकल एनकोडर क्या होता है? एक स्लॉट डिस्क होती है अटैच टू शाफ्ट, शाफ्ट अटैच होती है, एंड इंफ्रारेड लाइट बीम पासिस थ्रू द स्लॉट्स टू द रिसीवर। एक रिसीवर लगा होता है, उससे पास होगी जब भी तो वो सेंसर सेंस करके तुरंत उसे सिग्नल पहुंचा देगा कंट्रोलर को। और रिजोल्वर आपको पता चल गया क्या होता है। एक रोटेटरी ट्रांसफॉर्म होता है, बहुत स्मॉल, दे आर एक्सट्रीमली रस्ड एंड कैन बी हैंडल्ड बाय द टेम्परेचर एंड वाइब्रेशंस। अगर मैं बात करूँ सेंसरलेस या इनडायरेक्ट मेथड की, तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे तीन चार टर्म है: इंडक्टेंस बेस्ड सेंसिंग, फ्लक्स लिंकेज या ऑब्जर्वर बेस्ड मेथड, और एक तो और बड़ा फेमस सा नाम था इसमें, जिसे कहते हैं हम बैक ईएमएफ मेथड। तो ये सेंसर लेस में आते हैं। तो ये क्या होता है सेंसर लेस में? इसमें क्या होता है कि एक तो फिजिकली नहीं होता, इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, साइज रिड्यूस हो जाता है, और पोटेंशियल पॉइंट्स ऑफ फेलियर रिड्यूस हो जाते हैं हमारे। तो मैनी मॉडर्न सिस्टम एलिमिनेट्स फिजिकल सेंसर, जो कि फिजिकल सेंसर यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ क्या यूज हो रहा है हमारा, सेंसरलेस मेथड यूज हो रहे हैं। तो इंडक्टेंस बेस्ड सेंसिंग में होता क्या है कि हम वहाँ पर रिलेक्टेंस मेजर कर लेते हैं, हमारे वहाँ पे मेजरिंग डिवाइस लगा रखे हैं, रिलेक्टेंस मेजर कर रहे हैं हम, इंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं वहाँ का। तो जब वो अलाइन होता है, रोटर स्टेटर के अलाइन होता है, तो वहाँ पर हमारा जो इंडक्टेंस होता है वो हाई होता है, और जहाँ पर अलाइन नहीं होता वहाँ पर इंडक्टेंस लो होता है। तो ये सेंस करके हम पता लगा सकते हैं कि हमें कब स्विच ऑन करना है, सप्लाई देनी है। ठीक है। दूसरा होता है फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज में यही है, द कंट्रोलर मॉनिटर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फेज करंट एंड द फ्लक्स लिंकेज। तो जितनी हम फेज करंट पहुंचा रहे होंगे उतना ही फ्लक्स लिंकेज हो रहेगा। अगर उनसे हम कंपेयर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कहाँ फ्लक्स ज्यादा आ रहा है, कहाँ फ्लक्स कम आ रहा है, कब हम उसे एनर्जाइज कर सकते हैं। एक होता है बैक ईएमएफ मेथड। बैक ईएमएफ मेथड में क्या होता है, जितना हम करंट प्रोवाइड करते हैं, जितना हाई करंट होता है उतना ही बैक ईएमएफ ज्यादा बनने लग जाता है। तो उसे हम कंपेयर कर लेते हैं बैक ईएमएफ को, और अपने स्विचिंग उस हिसाब से बना लेते हैं। और लास्ट है ऑब्जर्वर मैथिंग, कुछ मैथमेटिकल मॉडल बनाए हुए हैं ऑब्जर्वर बेस्ड, उनकी मदद से हम डायरेक्ट सेंसिंग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बनता है इस पे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज एसआरएम। तो एडवांटेज की बात करेंगे तो बहुत एडवांटेज आपको देखने को मिल ही गई होंगी, जैसे एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, सिंपल भी है ड्यूरेबल भी है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि रोटर के पास ना तो परमानेंट मैग्नेट है ना कोई वाइंडिंग है, फिर भी वो मूव कर रहा है। ठीक है, कैपेबल बना रहा है, और काफी हाई स्पीड पे घूम रहा है, और हाई टेम्परेचर, हाई एनवायरनमेंट, मतलब हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट भी इजीली वर्क कर सकता है स्पीड पे। ठीक है। लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी लो हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं करने, जो कि मैग्नेट होती है वो काफी महंगी आ जाती है, जैसे कि नियोडियम है, काफी काफी महंगी मैग्नेट है। तो इस वजह से इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क इसमें देखने को हमें मिल जाता है, क्योंकि लो स्पीड पे काफी अच्छा टॉर्क हमें दे रही है, तो स्टार्टअप इसका अच्छा होता है। फॉल्ट टॉलरेंस क्या है? ईच फेज ऑफ एन एसआरएम इज इलेक्ट्रिकली इंडिपेंडेंट। तो जो
एसआरएम के जो स्टेटर और वाइंडिंग है, सारी वाइंडिंग जो फेजेस हैं सब इलेक्ट्रिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर एक फेज में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे मोटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मूवमेंट उसका चलता रहेगा। उसे हम सेपरेट अलग कर सकते हैं। और हीट मैनेजमेंट बहुत अच्छी है ये। मोस्ट ऑफ द हीट इज जनरेटेड इन द स्टेटर, वो स्टेटर में होती है, वेयर इज मच इजियर टू कूल, और जिसे कूल करना काफी इजी है वाटर जैकेट और फैन कंपेयर के मुकाबले। बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज का टॉर्क रिपल ही है। टॉर्क रिपल क्या होता है कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो पल्सेस में होती हैं, मतलब स्विच में जा रहे हैं, तो जो पोल है वो अलाइन होता है, फिर अलाइन होता है, अलाइन होता है, तो जो रोटेशन है वो काफी जर्की होता है। जर्की मतलब हिलता डुलता सा, इस तरीके से। तो इसे कहते हैं हम टॉर्क रिपल। ठीक है, ये स्मूथ नहीं होता है एक तरीके से। फिर वो कहता है एक्स्टिक नॉइस एंड वाइब्रेशन, तो इसके अंदर एक नॉइज मिलती है हमें, कहते हैं एक्स्टिक नॉइस और वाइब्रेशन है, हिलता भी बहुत है। ये क्या होता है, इसके अंदर सारा खेल है रिलेक्टेंस का। और रिलेक्टेंस एक्चुअल में है क्या, रिलेक्टेंस एक मैग्नेटिक फील्ड ही था, अट्रैक्शन का सारा प्रोसेस चल रहा है अंदर से। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी स्टेटर है, उसके अंदर रोटर है, तो कुछ समय बाद इसकी शेप थोड़ी सी ओवल टाइप हो जाती है, मतलब ये गोल ना होकर थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है। इस तरीके से होने से जो रोटर होगा वो गोल होगा, और ये इसकी शेप हो गई, तो इसके अंदर से क्या आती है, नॉइज निकलने स्टार्ट हो जाती है, जो कि और मोटर के मुकाबले काफी हाई लगती है। फिर है रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसे चालू करने के लिए भाई एक अच्छा खासा सेंसर प्रीसीसेस कन्वर्टर चाहिए होता है हमें। सीधे सप्लाई दे नहीं जा सकती इसे, ठीक है। एसी टू डीसी कन्वर्टर भी चाहिए, डीसी टू एसी, ठीक है। सेंसरलेस एल्गोरिथम चाहिए। और हाई स्पीड टॉर्क ड्रॉप ऑफ, एज यू सो इन द ग्राफ यू शेयर्ड अर्लियर, द बैक ईएमएफ इंक्रीज रैपिडली एट हाई स्पीड। बैक ईएमएफ स्पीड होता है हाई स्पीड पे, which limits the current and cause the torque is diminished significantly compared to the low speed performance। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। एंड लास्ट में है एसआरएम और वीआरएसएम, यानी कि स्विच रिलेक्टेंस मोटर को और वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर को कंपेयर कर दो। तो बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है। अगर मैं स्विच रिलेक्टेंस मोटर की बात करूं तो एक सेंसर लेस है, ठीक है, सेंसर चाहिए ही चाहिए हमें इसमें। और वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर में कोई हमें सेंसर की जरूरत नहीं थी, स्टेप बाय स्टेप हमारी मोटर मूव कर रही थी, पर यहाँ पे जो मोशन था रोटर का वो कंटिन्यूअस था। ठीक है। तो ये होती है एफिशिएंट पावर कन्वर्जेशन के लिए यूज होती है। ये इतनी एफिशिएंट नहीं है पावर कन्वर्जेशन के लिए। और एसआरएम जो होती है यूजली ऑपरेट होती है हाई स्पीड पे, और इसमें हाई स्पीड का कोई चक्कर नहीं होती क्योंकि ये स्टेप में चलती है, स्टेपर मोटर। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ, इसमें कंटिन्यूअस रोटेशन मिलता है, और उसमें हमारा जो रोटेशन होता है स्टेप में होता है। फिफ्थ में अगर बात करूँ, ये क्लोज लूप होता है क्योंकि फीडबैक सिस्टम इसमें जुड़ा हुआ होता है, और ये एक ओपन लूप ऑपरेशन होता है। सिक्स में बात करता हूँ, इसके अंदर कोई ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन नहीं होते, जैसे हाफ स्टेप ऑपरेशन और माइक्रो स्टेपिंग ऑपरेशन, जैसे कि स्टेपर मोटर में हमें देखने को मिलते हैं। सेवेंथ बात करते हैं, इसकी रेटिंग होती है, पावर रेटिंग 75 किलोवाट जो होती है, और इसमें कंपेरेटिवली लोअर होती है। एट अगर मैं बात करूँ, इट इज हाई हायर ओवरऑल एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी हाई हाई होती है ओवरऑल अकॉर्डिंग टू द स्टेपर। और नाइन्थ में बात करूँ, रिक्वायर रोटर पोजिशन सेंसर, सेंसर चाहिए ही हमें, इसमें कोई सेंसर नहीं चाहिए। और टेंथ मेनली यूज इन डोमेस्टिक एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि क्लीनर्स, वॉश बेसिन मशीन्स, ठीक है, वॉशिंग मशीन्स, और ये हमारी रोबोटिक्स में यूज होती है। लास्ट होता है हमारा इस लेक्चर का एप्लीकेशंस पे। तो एप्लीकेशंस में आपको याद रखना है कि जहां हमें टॉर्क अच्छा चाहिए तो वहाँ स्पीड भी ज्यादा चाहिए, और हीटिंग इफेक्ट कम करना हो तो वहाँ इसकी सारी एप्लीकेशन होंगी। जैसे कि अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूँ, डोमेस्टिक एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस में, तो लो कॉस्ट और हाई स्पीड चाहिए तो वैक्यूम क्लीनर हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गई, ठीक है। ऑटोमेटिव ट्रांसपोर्टेशन में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोपल्सन हो गए, या इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग हो गया, या ब्रेकअप वायर सिस्टम हो गया, ठीक है। फिर आता है इंडस्ट्रियल एंड हैवी मशीनरी में, तो इंडस्ट्रियल एंड हैवी मशीनरी में जहाँ पे हम यूज करते हैं माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, तो ये यूज हो जाएगा। या सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं उनमें यूज हो जाएगा। ऑयल एंड गैस निकालने में जो ड्रिलिंग होती है उनमें यूज होता है। बात करते हैं एरोस्पेस में, तो एरोस्पेस में एक्चुएटर और स्टार्टर्स के रूप में हम इसे स्टार्ट करते हैं। मोटर के फैन, प्लेन के फैन होते हैं ना, प्लेन को स्टार्ट, इंजन स्टार्ट करने के लिए यूज होता है, वहां पे ये यूज होता है। और लास्ट फूड एंड केमिकल प्रोसेसिंग में जो मिक्सचर और ब्लेंडर होते हैं उनमें भी हमारी इस मोटर का यूज किया जाता है, रिलक्टेंस मोटर।
तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट।